नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सक्सेना आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है द मिसिंग मेल। एक ऐसी चिट्ठी जो मिली ही नहीं, जिसको लिखा हुआ है आर के नारायण ने। और एक रुकी हुई चिट्ठी, जिसको आज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। डाकिया थानप्पा विनायक मुदाली स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठी बांटने का काम करता था, लेकिन इतने काम में उसे 6 घंटे लगते और उसके बाद वो मार्केट रोड स्थित मुख्य डाकखाने में वह हिसाब देने के लिए वापस लौट जाता था। जिस किसी को डाक वगैरह बांटना, उन सबके साथ घुल मिलकर बातचीत करता था। कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में जो आदमी रहता था, वो अक्सर आधे रास्ते तक आकर पूछता था कि मेरी कोई चिट्ठी आई है क्या। थानप्पा तब से उसे देखता आ रहा था जब से वह युवक था, और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पटरी पर अब भी जब उसके बाल सफ़ेद हो चले थे, वह वर्ग पहेली भरकर भेजने से मिलने वाली पुरस्कार की प्रतीक्षा में आज भी उसका इंतजार करता रहता था। अभी इनाम आया कि नहीं, डाकिया रोज यही कहता। लेकिन निराश मत होना, कभी न कभी जरूर आएगा। किसी दूसरे से वह कहता, इस बार तुम्हारा पैसा आने में देर हो रही है। हैदराबाद से तुम्हारे बेटे की चिट्ठी मैडम जी फिर से आई है। अब उसके कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुमने मद्रास में जब जॉब के लिए अर्जी भेजी है। बता देते तो अच्छा होता। खैर, मैं जब तुम्हारा नियुक्ति पत्र लाऊंगा तब तुमसे नारियल की खीर जरूर खाऊंगा। इस तरीके से बातें करता करता वो आगे बढ़ता। कहीं कहीं वो आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उसके पास जाकर वो बैठ जाता। वह रुपया किस किस काम में खर्च किया जाएगा, यह सब जाने बिना वह उठता ही नहीं। मौसम ज़्यादा गर्म होता तो किसी के यहाँ भी छाछ का एक गिलास पीने के लिए रुक जाता और आराम से खा पी कर ही उठता। मोहल्ले के सब लोग चाहते थे, क्योंकि वह सबकी आशाओं, आकांक्षाओं और क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। इन सब संबंधों में वह सबसे ज़्यादा घनिष्ठ 10 विनायक मोदाले स्ट्रीट के रामानुजम के साथ हो गया था। ये रेवेन्यू डिवीजन में ऑफिस क्लर्क थे और एक पीढ़ी से थानप्पा इस पते पर चिट्ठियां पहुंचाता रहा था। बहुत साल पहले रामानुजम ने से उसका परिचय हुआ था। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी और रामानुजम के लिए एक पत्र आया था। थानप्पा ने मुहर लगाते वक्त यह कार्ड देखा और बांटने के लिए रवाना होते समय सबसे पहले उसी पते पर पहुंचा, जबकि इससे पहले करीब 150 खत उसे बांटने थे। वह सीधा रामानुजम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर जोर से आवाज लगाई, पोस्टमैन। रामानुजम ने दरवाजा खोला तो बोला, मैं बाद में दे दूंगा, पहले मिठाई खिलाइए। आप पिताजी बन गए हैं। सालों की पूजा अर्चना के बाद लड़की हुई है। लड़कियां, कामाक्षी कितना सुंदर नाम रखा है। उसका नाम रखा है कामाक्षी। बरसों बाद लंबी शर्मीली इस लड़की कामाक्षी से वो कह रहा था, बेटी अपनी फोटो तैयार रखना, शर्माओ मत, तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है, तुम्हारा फोटो मांगा है। इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी होगी ना, क्योंकि। और फिर चुप हो जाता है। फिर रामानुजम को चिट्ठी पकड़ाते हुए उसने कहा, अब पिताजी अक्सर चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है ना? और तब तक वह वहीं रुका रहा जब तक चिट्ठी का सारा मजमून नहीं जान लिया। चिट्ठी पढ़कर रामानुजम कुछ परेशान नजर आए। डाकिया पूछने लगा, खबर तो अच्छी है ना? फिर बरामदे में लगे खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। थैला नीचे रख दिया। रामानुजम कहने लगे, मेरे ससुर जी सोचते हैं कि बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में मैं पीछे रह रहा हूँ। उन्होंने खुद एक दो जगह कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वे सोचते हैं कि मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बुजुर्ग लोग जरा ज़्यादा ही चिंता करते हैं, डाकिये ने कहा। इस पर रामानुजम ने बताया, बात यह है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये रख छोड़ा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पति ढूंढ लिया जाए। लेकिन पैसा पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता। डाकिये ने हाँ में हाँ मिलाई।
आप ठीक ही तो कहते हैं। जब तक वक्त नहीं आता तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। महीनों तक डाकिया चिट्ठियां पहुंचाता रहा और इंतजार करता रहा। वही पुरानी खबर है थनप्पा। कुंडलियां नहीं मिल पा रही हैं, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही। पसंद नहीं? अरे लड़की तो राजकुमारी लगती है। मुझे ये लोग अंधे लगते हैं, थनप्पा ने गुस्से से कहा। शादी के दिन खत्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं। आखिरी मुहूर्त 20 मई का है। लड़की बहुत जल्द 17 वर्ष की हो जाएगी। बाबा की चिट्ठियां तीखी होती जा रही थीं। रामानुजम ने सब कोशिशें कर ली थी, सभी में निराशा हाथ लगी थी। सब असहाय लग रहे थे। बोले थानप्पा, लगता है मेरे लिए कहीं भी कोई दामाद ही नहीं है। ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए, डाकिये ने धीरज बनाते हुए कहा। ईश्वर अब कुछ जरूर करेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, एक लड़का है दिल्ली में, 2,000 रुपये कमाता है। टेपिल स्ट्रीट के माकुंदा की उस पर नज़र थी। माकुंदा और आपकी जाति भी शायद एक ही है। हाँ वो तो है। वे कई महीनों से बात चला रहे हैं। 100 के करीब चिट्ठियां भी गई होंगी। लेकिन मुझे निश्चित पता है कि बात टूट चुकी है। कुछ पैसे का मामला अटक गया है। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर अपनी आखिरी तारीख मांग रख दी है, जिससे ये लोग बहुत गुस्सा हैं। ये पोस्ट कार्ड ही अपमान के हथियार बन गए हैं। अब तो लोग बहुत ज़रूरी बातें भी पिक्चर पोस्ट कार्डों पर लिखकर भेजते हैं। 2 साल पहले जब राजप्पा अमेरिका गया था, तब वह अपने बेटों को हर हफ्ते पिक्चर पोस्ट कार्डों पर ही चिट्ठियां भेजता रहता था। इसके बाद वो कहने लगा, मैं माकुंदा के लड़के की कुंडली मांग लाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। और दूसरे दिन कुंडली लेकर आ भी गया। बोला, लड़के के माँ बाप भी दिल्ली में ही हैं, आप उन्हें तुरंत लिख दीजिए, अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं। रामानुजम के परिवार में आशा की किरण उठी। मुझे अभी 100 चिट्ठियां बांटनी हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की मोहर देखकर मैं पहले यहीं चला आया हूँ। खोलिए और बताइए क्या लिखा है। वो उत्सुकता से कांप रहा था। कितनी जल्दी जवाब दिया है उन्होंने। तो उन्हें फोटो भी पसंद आ गया। अरे किसे नहीं आएगा। एक दिन वो कहने लगा, रोज एक खत आ रहा है। सोचता हूँ कामाक्षी की शादी होने तक छुट्टी ले लूं। तुम तो यूं ही कह रहे हो मानो शादी कल ही होनी है। अभी पता नहीं कितनी मुश्किलें आएंगी। फोटो पसंद आना ही तो सब कुछ नहीं होता। परिवार के लोग एक गंभीर समस्या से उलझ रहे थे। रामानुजम लड़की को लेकर क्या मद्रास जाए, जहां लड़के के माँ बाप 2 दिन के लिए आ जाएंगे। इस बात पर जबरदस्त मतभेद था। रामानुजम, उसकी माँ और पत्नी किसी के इस पर निश्चित विचार नहीं थे, लेकिन सभी एक दूसरे का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। अगर हम लड़की को इस तरह दिखाते फिरेंगे तो शहर के सब लोग हम पर हंसेंगे, पत्नी जोर देकर कह रही थी। कैसे अजीब ख्याल हैं। अगर तुम इन पुराने ख्यालों पर डटे रहोगे तो जिंदगी भर दामाद की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। जरूरत पड़े तो हम लड़की दिल्ली ले ले जाकर भी हमें दिखा देनी चाहिए, पति ने ये चिल्लाकर कहा। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, फिर मुझसे राय लेने की जरूरत ही क्या है, पत्नी ने चिढ़कर अपना जवाब ठोक दिया। गुस्से की गर्मा गर्मी में कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा था। शाम को डाकिया को सब काम निपटा कर यहाँ आ जाना होता था और सोच विचारों में वो भी शामिल हो जाता था। वो बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपके लिए तीसरा आदमी हूँ, लेकिन मेरा ये कहना यही होगा कि फौरन गाड़ी पकड़कर मद्रास चले जाइए। जो बात साल भर की चिट्ठी से नहीं बनती वह सामने बैठकर घंटे भर में तय हो जाती है। उसकी बात मान ली जाती है और फिर कुछ दिन बाद आपके लिए, मैडम जी, मद्रास से ये चिट्ठी आई है। पति की लगती है। क्या खबर भेजी है उन्होंने? पत्र को हाथ में पकड़ाते हुए थानप्पा ने फिर कहा। फिर वो बोला, मेरे पास रजिस्ट्री चिट्ठियां हैं, जो देनी है मैं उन्हें बांट कर आता हूँ। लौट कर उसने पूछा, दोनों मिल लिए क्या? हाँ, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि वे कामाक्षी को देख चुके हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि कामाक्षी उन्हें पसंद आ गई है। बढ़िया खबर है। ये जाकर अभी विनायक मंदिर में मैं अभी जा रहा हूँ और विनायक मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाता हूँ। लेकिन रामानुजम की पत्नी तो आधी खुश और आधी परेशान लगती थी। कहने लगी, एक कठिनाई और है। हम चाहते हैं कि शादी अगले महीने करें।
और ज़्यादा शुभ है। इतनी जल्दी सब इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनका कहना है कि शादी करनी है तो 20 मई से पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो 3 साल तक शादी नहीं हो सकेगी। लड़का किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाएगा। कुछ दिन बाद डाकिये ने इंश्योरेंस का लिफाफा रामानुजम को थमाते हुए कहा, बाबा आप अपनी बात के पक्के निकले, उन्होंने पूरी रकम भेज दी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी, इंतजाम में लग जाइए। मुझे खुशी है कि उन्होंने भी ये रिश्ता पसंद कर लिया, क्योंकि पैसे से ज़्यादा उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना आशीर्वाद भी इस खत में भेजा है। हाँ हाँ भेजा है, मेरे ससुर भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, रामानुजम ने जवाब दिया। मालगुडी कस्बे में 10,000 रुपये की शादी काफ़ी बड़ी शादी थी। रामानुजम परेशान थे कि इतने कम समय में इंतजाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थानप्पा के काम के बाद बचा हुआ समय उसकी सहायता करने में लगा दिया जाता था थानप्पा के द्वारा। समय बचाने के लिए दूसरों के घरों में बातचीत करना भी उसने खत्म ही कर दिया। अब वह खत देते समय किसी का इंतजार नहीं करता, बस खिड़की या दरवाजे से भीतर चिट्ठी फेंक कर एक आवाज़ में चिट्ठी आगे बढ़ जाता है। अगर कोई उसे रोककर पूछता है क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो वो कहता है कि मुझे 20 मई तक बात न करने की असुविधा है, और 20 मई तक मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके लिए आप जितनी चाहें, उसके बाद में मैं जितनी चाहें उतनी बात करूँगा, और आप कहेंगे तो आपके घर पे ही डेरा डाल दूँगा, लेकिन 20 मई के बाद। रामानुजम भी भारी तनाव में थे। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा था, चिंता से उनकी कँपकपी बढ़ती चली जा रही थी। सब काम ठीक ठाक निबट जाना चाहिए, कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए, वे बार बार यही कहते थे। चिंता मत कीजिए, आप आप पर ईश्वर की बहुत कृपा है, और ईश्वर की कृपा से सारा काम खुशी खुशी पूरा हो जाएगा। वे जितना पैसा चाहते थे आपने दे ही दिया है, भेंट उपहार भी पकड़ा दिए हैं, ये लोग अच्छे हैं। बात ये नहीं कि ये आखिरी मुहूर्त है, अगर कुछ संकट खड़ा हो गया तो लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा, फिर हमें से कोई भी 3 साल तक इंतजार नहीं करेगा। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद की बात है, शादी हो चुकी थी, घर में शांति छाई हुई थी। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। चंदन और फूलों की खुशबू वातावरण में फैली थी। हवन और घी की सामग्री का धुआं आसमान में तैर रहा था। लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। तभी थैले में से चिट्ठियां भरे थानप्पा फाटक पर आकर खड़ा हो गया। कई लड़के उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गए और बोले, किस किस की चिट्ठियां लाए हो? उसने कहा, जिसकी चिट्ठियां हैं उनको मैं अभी दे देता हूँ। वह दूल्हे के पास पहुंचा और बहुत से पत्रों में से एक थैला बड़ी इज्जत से निकाल कर उसे दिया। उसमें अनेक लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद थे। उसने कहा, ये आपके लिए हैं, इन सब के साथ मेरी अपनी शुभकामनाएं भी हैं। यह कहते हुए डाकिया बहुत खुश और साथ में गंभीर भी नजर आ रहा था। दूल्हे ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो डाकिया फिर कहने लगा, हम सबको इस बात पर गर्व है कि आप जैसा शानदार दामाद इस घर को मिला है। मैं बेटी कामाक्षी को तब से जानता हूँ जब वो 1 दिन की थी, और तभी से जानता हूँ उससे बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दूसरों को चिट्ठियां देने और भोजन भंडारे में कुछ खाने पीने के बाद घर के भीतर चला गया। कुछ दिन बाद उसने फिर ये 10 दिन बाद उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और कामाक्षी को बुलाकर उस पर पहला पत्र उसे सौंपा। अरे, इसमें तो खुशबू आ रही है। मुझे यह खुशबू तभी से आने लगी थी जब 3 स्टेशन पहले डाक डिब्बे में से यहाँ आ रहा था। मैंने ऐसे सैकड़ों खत पहुँचाए हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना 10वां खत लिखने के बाद तुम्हें आदेश देगा कि सामान बांधो और उसके पास पहुंच जाओ। तब तुम्हारे 2 पंख उगाएंगे और उसी दिन तुम उड़कर उसके पास पहुंच जाओगी, इस सड़क और थानप्पा सभी को भूल कर। है ना यही बात? कामाक्षी शर्म से लाल हो गई और उसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने के लिए भीतर घुस गई। डाकिया बोला, मेरा ख्याल है कि खत में क्या लिखा है यह जानने के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन छुट्टी के दिन, जब उसे विश्वास था कि रामानुजम घर पर ही मिलेंगे, वो घर पहुंचा और उन्हें एक कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही रामानुजम बोले, बुरी खबर लगती है थानप्पा। मेरे चाचा पिता और भाई सलेम बहुत बीमार हैं, वे चाहते हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं।
एक तार भी है। तार पढ़कर रामानुजम बोले, अरे वो तो गुजर गए। ये कहकर बाहर पत्थर पर बैठ गए, मानो उनकी जान ही निकल गई हो। थानप्पा बहुत दुखी लग रहा था। कुछ देर बाद रामानुजम संभले, खड़े हुए घर के भीतर जाने लगे। थानप्पा ने कहा, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। इस कार्ड की तारीख तो देख लीजिए, 19 मई, यानी करीब 15 दिन पहले का है ये। जी हाँ, और तार भी उसके दूसरे दिन ही आ गया था, यानी शादी के दिन। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जो होना था वो हो गया। मैंने अप मैंने अपने से ही यह कहा और दोनों को अपने पास ही रख लिया। उन्हीं कहीं इन पत्रों को पढ़ने के बाद शादी न टूट जाए। रामानुजम ने डाकिये को घूर कर देखा और बोले, यह खबर तब मिलती तो शादी जरूर रोक देता। डाकिया सिर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद धीरे से बोला, आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये गंभीर अपराध है। यह कहकर वो सीढ़ियों से उतरा और खत मारने के लिए सड़क की ओर चला। रामानुजम कुछ देर तक देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, रुकना। थानप्पा ने घूम कर देखा। रामानुजम कह रहे थे, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। यह कहकर डाकिया अगले मोड़ से गली के भीतर चला गया। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यही लगता है कि अगर हमारी एक झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, किसी की ज़िंदगी आबाद होने वाली है, तो वो एक झूठ झूठ नहीं रह जाता है। और डाकिये ने जिस तरीके से एक पत्र को छुपा लिया था, उस मेल को मिस कर दिया था, शादी के दिन नहीं दिया, ये उसके लिए कोई अपराध मेरी नज़रों में तो नहीं है। क्योंकि अगर उस दिन उसने वो पत्र दे दिया होता तो शादी टूट जाती, और फिर 3 साल बाद का मुहूर्त था, और 3 साल बाद कोई इंतज़ार नहीं करता, और उस लड़की की शादी उस लड़के से ज़िंदगी में नहीं हो पाती। धन्यवाद।